चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव पार्ट 1। पार्ट का नाम हमारा है देवसेना का गीत। दोस्तों देवसेना का गीत से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं सभी प्रश्नों को हम लोग बारीकी से करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, बात करते हैं प्रश्नों की। देखिए देवसेना का गीत है ना, इसके प्रश्नों की अगर बात करूँ उससे पहले मैं आपको देवसेना के बारे में और ये जो देवसेना का गीत है ना इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए भाई पूरा स्टोरी क्या है ना कि यह जो पाठ हम देख पा रहे हैं दोस्तों, इस पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के द्वितीय अंश में संकलित है, ठीक है, जो कि हमारा जयशंकर जी ने लिखा है। और ये जो हमारा देवसेना का गीत है वो आपका स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यह जो गीत है ना वो देवसेना गा रही है, जो कि एक महिला है, एक नारी है दोस्तों, ठीक है। देवसेना जो है ना वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो देवसेना जो है ना वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है और बंधु वर्मा के साथ साथ उनके परिवारों का जो है ना वो वीर गति को प्राप्त होते हैं जब हुनों के आक्रमण होता है तब, ठीक है। तो आर्यव्रत पे जब हुनों ने आक्रमण किया दोस्तों, तो जिस कारण से क्या होता है, जो मालवा के राजा बंधु वर्मा है, बंधु वर्मा के साथ साथ उनके परिवारजनों का भी मृत्यु हो जाता है, यानी कि वो वीर गति को प्राप्त करते हैं दोस्तों। और बच जाती है अकेली देवसेना दोस्तों, ठीक है। भाई जब अकेली देवसेना बच जाती है उसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्रण ले लिया, एक शपथ ले लिया कि मैं अब देव सेवा करूंगी, मैं अपने भाई का वो सपना था वो पूरा करूंगी और राष्ट्र की सेवा करूंगी दोस्तों। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा प्रण ले लिया। फिर क्या होता है ना, देवसेना को स्कंदगुप्त से प्रेम हो जाता है दोस्तों। तो स्कंदगुप्त यहाँ पे एक है, आपको याद रखना है। तो देवसेना को है ना दोस्तों वो स्कंदगुप्त से प्रेम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्कंदगुप्त जो है ना देवसेना को पसंद नहीं करता है। वो किसको पसंद करता है, वो धन कुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्कंदगुप्त है ना वो विजया से प्रेम करता था दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि लास्ट में क्या होता है, ये विजया भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर क्या होता है ना, स्कंदगुप्त जो होता है वो देवसेना को फिर से बोलने आता है, लेकिन उस समय अब देवसेना क्या करती है, उसको मना कर देता है दोस्तों, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया क्या है ना कि स्कंदगुप्त देवसेना किससे प्रेम करता था, स्कंदगुप्त से, लेकिन स्कंदगुप्त उससे नहीं करता था, वो करता था विजया से। लेकिन फिर लास्ट में ऐसा समय आ गया कि स्कंदगुप्त देवसेना को चाहने लगा, ठीक है, लेकिन देवसेना मना कर देती है और अंतिम समय में अंतिम बेला में वह अपनी यादों को, ठीक है, याद करती है जो भी उसका जीवन यौवन अवस्था में रहा होगा और उसको याद कर करके रो रही और ये गीत गा रही है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से छोटा सा कहानी है, आपको भी पता होगा, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। अभी हम लोग प्रश्नोत्तर को करेंगे, है ना। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। तो आप जो भी पाठ पढ़ें उसका लेखक का नाम याद कर ले। जैसे हमारा देवसेना का गीत है, इस पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी और ये जो नाटक है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, ठीक है। चलिए अभी भी प्रश्नों की बात करूँ। पहला जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मैंने भरमवर्ष जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यह आपका प्रश्न है दोस्तों। अब इस प्रश्न का उत्तर देना है। भाई प्रश्न क्या पूछा गया, एक बार फिर से पढ़िए। प्रश्न पूछा गया कि मैंने भरमवश, है ना, मैंने भरमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। भाई मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। भाई इसका प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते प्रयास करते हैं। भाई कुछ नहीं है, सिंपल सा जो आपको मैंने स्टोरी बताई वहाँ से आंसर है। भाई आंसर लिखना कैसे, अब देखिए। भाई देवसेना जो है ना वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, आपको पता है। जो देवसेना है वो किससे प्रेम करती थी भाई, स्कंदगुप्त से, ठीक है, तथा उसे पाने की चाहती थी, परंतु स्कंदगुप्त देवसेना की ओर आकर्षित ना होकर तब वह विजया को पाने के लिए लालायित था। देखिए प्रेम जो है ना वो देवसेना स्कंदगुप्त से करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो है ना उसको नहीं चाहता था। वो किसको चाहता था भाई, विजया को, है ना। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम का भ्रम पाले हुई थी। जो देवसेना जो है ना वो स्कंदगुप्त के प्रेम में इतना पागल हो गई थी, मन में ऐसा भ्रम डाल ली थी कि भाई नहीं वो हमको मिल ही जाएगा, ऐसा वैसा है, ठीक है। प्रेम में तो होता ही भाई, ठीक है। तो देवसेना को जीवन में वह जो भी कुछ मिला वह अब संभाल नहीं पाई, ठीक है। देवसेना ने अनुभव किया कि जीवन भर संचित पूंजी को भी लुटा दिया। उन्होंने प्रेम का चक्कर में, प्यार का चक्कर में कुछ नहीं, जो भी उनको बस राजा की पुत्री थी, राजा की बहन थी, उनको पास बहुत से, लेकिन कुछ भी नहीं बचा पाई। प्रेम का चक्कर में आके वो सारा कुछ लुटा दी। तो अंतिम वेला में वही बोल रहा कि मैंने भरमवश का मतलब समझ गए, ठीक है, भरमवश अपने जीवन में जो भी कुछ था मेरा पास, जो भी संचित पूंजी था, जो भी मेरा पास था, वो सारा का सारा हमने लुटा दिया दोस्तों, ठीक है, लुटा दिया। इस प्रकार से इनको कहना है, ठीक है। जीवन के अंतिम वेला में उसने अपनी भूल का एहसास किया, उससे हुआ दोस्तों उसको, और अपनी इस भ्रम में, ठीक है, भरे भूल को
वो फिर याद करती है और पश्चाताप करती है दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका आंसर है दोस्तों। आप आसानी से बोल सकते हो कि इस देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त विजय से प्रेम करता था, और इसी के चक्कर में इस देवसेना ने बहुत से सपने बुने थे, बहुत कुछ मन में पाल रखा था, और जो भी उसके पास था दोस्तों उसको उन्होंने ऐसे ही लुटा दिया। प्यार के चक्कर में मन में भ्रम रखा, और लास्ट में उसको कुछ नहीं मिला, लास्ट में मिला असफलता। फिर उसको एहसास होता है भाई हम क्या कर दिए, और उसको लास्ट में पश्चाताप होता है। जिस प्रकार से एक प्रेमी जानते हैं ना, कुछ भी कर बैठता है किसी के लिए, लेकिन लास्ट में पता चलता है कुछ नहीं होगा। तो आजकल के लड़के लड़कियों को मैं भाई बोलना चाहता हूँ, भाई अपना स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ आप वगैरह वगैरह जो भी आप लोग पहले ही सपना देख लेते हो, सपना बाद में देखना, भाई पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है, उसको बाद में फिर करोगे। पता चलता है उसके चक्कर में पढ़ाई भी छूट गया, कुछ नहीं मिला बाद में, है ना। तो आप लोग पढ़िए, ठीक है। इस पार्ट में और भी प्रश्न चलिए देखते हैं। इसको अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न की। देखिए दूसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भाई प्रश्न बोला गया है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। दोस्तों आप लोग भी किसी न किसी चीज़ की आशा में हो, सोच रहे भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ ना कुछ आशा होगा ना। चलिए, तो इसी को बावली क्यों कहा है वो बताना है। देखिए प्रायः हर व्यक्ति किसी भी विशेष आशा के सहारे जीवन बिताता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सपने देखता है। प्रेम की आशा में व्यक्ति अपने मोहक सपनों को बुनता है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ आशा रहता है, आपके भी मन में होगा कि मैं इस आशा में हूँ कि मैं आगे चल के ऐसा करूँगा, आगे चल के मेरा ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कुछ न कुछ आशा है। अब इसी आशा के सहारे हम लोग आगे कदम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बहुत से लोग जो है ना इसी प्रेम की आशा में अपना जीवन बिता देता है, और उस सपने अपने प्रेम को लेकर बहुत सपना देखने लगता है, तो मैं चल के आगे ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो अपने प्यार को लोग बढ़ाता है, और उस प्यार के सपने में ना बहुत से मनमोहक सपने देखने लगते हैं। आप भी सही, कुछ हुआ नहीं, प्रेम हुआ और बहुत सपने देखने लगे, बड़े 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 सपने दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने प्रेम का बहुत सपना लोग देखने लगता है दोस्तों। भले ही उसे असफलता क्यों ना मिले, उसको पता है कि आगे चल के मुझे असफलता ही मिलने वाली है, वो सक्सेस नहीं हो सकता है, फिर भी लोग बहुत से बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं प्रेम को लेकर और वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वही बोलना चाहता है। यहाँ तक कि व्यक्ति धुन का पक्का होने की हालत में पागलपन की स्थिति तक पहुँच जाता है। लोग इतने इसमें ये हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, तो पागल तक की लोग स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। आशा ही व्यक्ति को बावला बना रखी है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं आशा ही, ठीक है, लोगों को बावली बना रखा है। तो इसीलिए कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है, ठीक है। आप बोल सकते हैं ना आशा को बावली क्यों कहा है, इसीलिए कहा है क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ के आशा में रह जाते हैं, और आशा में रहने के चक्कर में हम लोग बहुत से सपने देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंतिम समय में हो सके तो मुझे असफलता भी मिल सकती है, ठीक है। इसलिए लोग आशा में ना रहें, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कर्म कर रहे बढ़िया, उसी से सब कुछ होने वाला है, ठीक है। क्लियर तो दोस्त, चलिए आगे बढ़े ना। तीसरा प्रश्न, इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया आप सभी का, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल, ठीक है, बल और हारी होड़ में निहित, ठीक है, व्यंजना का स्पष्ट करें। भाई इसका मीनिंग आपको बताना है अब, ठीक है। मैंने निज दुर्बल की होड़ लगाई, इस पंक्ति में दुर्बल पद, ठीक है, बल और हारी होड़ के बारे में बताना है। चलिए इसको मैं क्लियर कराता हूँ। भाई कवि ने इस पंक्ति में व्यंजनार्थ, ठीक है, प्रस्तुत किया है, और कवि जो है ना इस पंक्ति के माध्यम से व्यक्त करता है कि देवसेना को ज्ञात है कि वह असमर्थ व फिर, ठीक है, शक्तिहीन है। वह जानती है कि उसके पैर कमज़ोर है, यानी वह परिस्थितियों में सम्मुख कमज़ोर है, मतलब वो उसका जो स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर है। वो पता है उसको कि मैं भाई ये नहीं कर सकता, मेरी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो दुर्बल पद बल में सही व्यंजन व्यक्त करता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे ऐसे बोले ना, दुर्बल बल में यही व्यंजन व्यक्त करता है, मतलब उसको पता है दोस्तों कि मैं ये नहीं कर सकता, या तो मेरे साथ ये नहीं हो सकता है, मेरी परिस्थितियाँ बहुत ही गंभीर है। तो इस कारण से भी वो हार नहीं मानती है, कुछ ना कुछ वो सोच के रखती है और आगे बढ़ती है। तो यही हो गया पहला। दूसरा बोला कि हारी होड़ में, ठीक है, हारी होड़ में कवि के वक्त क्या करता है। भाई हारी होड़ में यहाँ पे देवसेना अपने प्रेम को हारने का ज्ञान है, उसको पता है कि मेरे यहाँ पे सारे लोग ये हो गए हैं, मुझे कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन उसको पता है कि हम ये जो स्कंदगुप्त है इससे मुझे प्यार नहीं, मतलब वो एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा, ऐसा भी उसको पता था। इसके बावजूद भी वह क्या है ना कि प्रलय से लोहा लिया,
ठीक है। उसके बाद भी उसके आशा में रह गई कि नहीं स्कंदगुप्त मुझे एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कर लेगा, और उसी के आशा में वो अपना जीवन व्यतीत कर देती है। लास्ट में ऐसा होता है दोस्त कि वो विवाह तक नहीं करती है, वो ऐसे ही रहती है, ठीक है। तो देवसेना इस बातों से अपनी ठीक है लगनशीलता को परिचय देती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद आपको प्रश्न पूछा गया भाई चौथा नंबर, क्या प्रश्न है कि देवसेना की हार या निराशा का क्या कारण है। देवसेना को अंतिम समय में हार या तो निराशा तो मिला ही, लेकिन इस निराशा का पीछे का रीज़न क्या है भाई, कारण क्या है, क्यों उसको हार का सामना करना पड़ा, क्यों उसको निराश होना पड़ा, क्यों वो निराश है दोस्तों, ये प्रश्न आपको पूछा गया है, इसका उत्तर देना है। तो देखिए, इसका आसान से उत्तर आप दे सकते हैं, बहुत छोटा सा उत्तर है, समझने का फेर है दोस्तों। देखिए, देवसेना की हार या निराशा के पीछे अनेक कारण रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हुनों का आक्रमण में देवसेना के भाई व परिवार के अन्य सभी सदस्यों को वीरगति प्राप्त हो जाना। पहला कारण आप बता सकते हैं दोस्तों कि देवसेना को असफलता या तो हार क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका जो पूरा परिवार है ना, हुनों के आक्रमण के कारण से मारा गया, वीरगति को प्राप्त हुआ। पूरे परिवार में वह अकेले ही बच गई। अब बचती कौन है, अकेले देवसेना। वह अपने भाई के स्वप्न को पूरा कर, ठीक है, पूरा करने के लिए कि उसको साकार करने चाहती थी बहुत, ठीक है, लेकिन वह भी चाहकर भी उस विशेष, ठीक है, प्रयत्न नहीं कर सकी। वो चाहती थी कि मैं अपना भाई का वो पूरा करूँ सारा, ठीक है, स्वप्न अपने को साकार करूँ, लेकिन वो नहीं कर पाती है। देवसेना को फिर क्या होता है दोस्तों, देवसेना को स्कंदगुप्त से प्रेम हो जाता है, यानी कि वो उससे प्रेम करती थी, जबकि स्कंदगुप्त स्वयं धनकुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था दोस्तों, यानी कि उसके पीछे आसक्त था। इस तरह देवसेना को प्रेम में भी असफलता के हाथ लगी दोस्तों। वो उसका परिवार तो पहले गया ही भाई, परिवार के साथ साथ अब उसका जो प्रेमी था, जिसको प्रेम करते थे, अब वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो भी उसको नहीं मानता, वो तो किसी और से, वो विजया से करता था, तो उसको प्रेम में भी असफलता मिला दोस्तों, ठीक है। तो देवसेना स्वयं को अपेक्षित जानकर, ठीक है, निराश में भय उठती है और देवसेना को युद्ध प्रणत के आश्रम में गीत गाकर भिक्षा तक मांगने का, ठीक है, विवश होना पड़ता है। तो अंतिम समय में वो भिक्षा भी मांगती है दोस्तों, और इस प्रकार से देवसेना का वो रहता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो असफलता का कारण भी सबसे पहले उसका पूरा परिवार का रीज़न आप बता सकते हो कि युद्ध के कारण मारा गया, तो हुआ। और दूसरा आप रीज़न आप रख सकते हो दोस्तों कि वो जिससे प्रेम करती थी, वो प्रेमी भी उसको, ठीक है, वो प्रेमी भी उसको नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो दो चीज़ आप बता सकते हो। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि देवसेना का गीत कविता का सारांश लिखिए। देखिए, इस सारांश को अगर समझ गए ना, तो आप पूरा का पूरा चैप्टर को ही समझ गए, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर तो लिखना है ना इसमें, तो इसको समझ गए तो कोई सा भी आंसर आप कर सकते हो। तो आपको मैंने थोड़ा सा ऊपर में बताया था, अभी और एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए और आसानी से इस पाठ को कभी आप भूलिएगा भी नहीं। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं दोस्तों कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के द्वितीय अंश में संकलित है, ठीक है। तो आप पहला चीज़ बताइएगा, इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, और यह जो देवसेना का गीत है ना, वो जो नाटक है स्कंदगुप्त, इससे लिया गया और द्वितीय अंश है, ठीक है। इस गीत को ठीक है, नाटक की एक नारी पात्र देवसेना ने गाया है, और देवसेना मालवा के नरेश बंधु वर्मा की बहन है दोस्तों। आपको याद रखना है, ये जो देवसेना है ना, वो मालवा के नरेश बंधु वर्मा की बहन है। आर्यव्रत पर हुनों के आक्रमण की, ठीक है, फलस्वरूप बंधु वर्मा वीरगति को प्राप्त कर गए, ये ठीक है। और देवसेना का पूरा परिवार जो होता है वो देश के लिए उत्साह हो गए, और इस तथा वो अकेली, ठीक है, जीवित बच गई। तो उसका पूरा परिवार जो होता है वो देश के लिए हो जाते हैं, और वो बच जाती है अकेली देवसेना। ठीक है, असहाय देवसेना वृद्ध प्रणत के आश्रम में, ठीक है, के सामने गाना गाकर भीख मांगती है तथा महादेवी की समाधि को पुरस्कृत करती है, ठीक है। चलिए, देवसेना वेदना से भर जाती है तथा अपने भाई के स्वप्न को, ठीक है, पूरा करना चाहती थी, ठीक है। क्योंकि वह राज परिवार से है, इसलिए वह स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित हो जाता है। एक बड़ी परिवार से थी, राजा के घर से था, तो इसलिए वो स्कंदगुप्त से भी प्रेम कर बैठती है, परंतु वह मालवा के धनकुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था दोस्तों। आप इस प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन जीवन के अंतिम बेला में वह क्या होता है, उसके पास आता है, ठीक है, वो भी चाहता है, किंतु इस बार क्या होता है ना, स्कंदगुप्त द्वारा ठुकराए गए जाने के बाद से अर्थात देवसेना ने क्या किया, पूरा रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने भी क्या किया था, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। देवसेना भी अब क्या करती है, अस्वीकार कर देती है। उसके बाद बोल सकते हैं कि पवन की ढलती बेला में इस
दुख अत्यंत सघन सघन हो गया और उसने अपने जीवन के अपने भाई परिवार और राज्य को खो दिया दोस्तों। ठीक है, इसमें इतना वो हो गया ना कि पूरा का पूरा सब तो खो ही दिया। वो स्कंदगुप्त का प्रेम पाना चाहती थी और ठीक इस प्रकार से क्या हुआ, उससे भी ठीक है वो नहीं मिला मनचाहा जो भी अपने सपने देखती थी, तो इस प्रकार से उसको कुछ नहीं मिलता दोस्तों। ठीक है, और अंतिम समय में वो इससे याद करता है, रोता है, विलपती है और याद करती ही बोलती है और बस अपना समय को याद करती। तो इस पाठ से हम सभी को ये सब सीखने को मिला दोस्तों। बहुत अच्छी चीज़ है, प्रेम करनी चाहिए, लेकिन किसी की आशा में, क्योंकि कभी नहीं आशा को बावली भी होता ही है, तो आशा में नहीं रहना है, किसी के चक्कर में कुछ नहीं कर लेना है। ठीक है, अपना जो भी चीज़ है, जो भी अपना स्टडी है, अपना जो भी चीज़ है, अपना काम है ना, उस पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद कुछ और करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ पे ही पूरा का पूरा मतलब वो देखिए कितना अच्छा परिवार से थे, राजा परिवार राजघराने से थे, फिर भी क्या हुआ, कुछ नहीं ना। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। आप लोग सही से रहिए, मस्त रहिए, टच रहिए, स्वस्थ रहिए। वही किसी प्रॉब्लम होता है कोई, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, दोनों का लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए दोस्तों। आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह से प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो दोनों ही मैं आपको करवा दूंगा। फटाफट कमेंट करें, मित्रों को शेयर करें। आप लोग शेयर बहुत कम करते हो, जिस कारण से व्यू कम आता है, व्यू कम आता है तो मेरा मन करता नहीं तो वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, दुश्मन इतना। जय हिंद, जय भारत।